नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक और नवीनतम जानकारी मैं आप तक लेके आता हूं। आज का ये वीडियो स्टैंडिंग कमेटी ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के ऊपर रिपोर्ट सबमिट किया है, उससे संबंधित है। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं वेज कोड बिल 2019 में आपको जानकारी दूंगा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, इसलिए सबसे पहले मैं आपके पास ये लेके आया हूँ। मेरा नाम है जितेंद्र। ईएसआईसी के बारे में अधिक और नवीनतम जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं जो भी नए वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी तुरंत जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तो आज का ये वीडियो स्टैंडिंग कमेटी कहाँ से आई, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का ओरिजिन क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके ऊपर है। और जो कमेटी के रिपोर्ट की डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेबर कोड कहाँ से आया, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुई, और ये कमेटी के जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। ये लेबर कोड जो आया वो नेशनल कमीशन ऑन लेबर की वजह से आया है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1999 में बनाया गया था। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर था वो। उस लेबर कमीशन ने भारत में कई जगह पे दौरे करके, कई एक्सपर्ट लोगों की राय लेके, कई बैठकें करके एक अपना रिपोर्ट दिया था 2004 में, जिसके ऊपर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया था। लेकिन 2014 से ये वापस कंसिडरेशन में आ गया, इसके ऊपर काम शुरू हो गया, और तब से ये कोशिश चल रही है कि जो भारत के विविध श्रम कानून हैं, उन सब श्रम कानूनों में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। लेबर कमीशन का उद्देश्य ही ये था कि बहुत सारे लेबर कानून जो एक दूसरे को शायद कॉम्प्लीमेंट करते हैं या रिडंडेंट है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, उस सब में एक कोहेरेंस लाया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। और दूसरा उसका उद्देश्य था कि असंगठित जो श्रमिक है, उन असंगठित श्रमिकों के लिए भी कुछ सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए। टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो थी नेशनल कमीशन ऑन लेबर को दी हुई, उसी के आधार पे ये लेबर कोड आए। लेबर कोड में श्रम कानून जो इम्पोर्टेंट कानून है, इनकी संख्या लगभग 44 है, उन सभी को 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। वो 4 ब्रॉडर कैटेगरीज है द कोड ऑन वेजेस, दूसरा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, और चौथा है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। तो कोड ऑन वेजेस में मिनिमम वेजेस एक्ट या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वगैरह आएंगे। द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए फैक्ट्री एक्ट जैसा एक्ट आ जाएगा। तीसरा सोशल सिक्योरिटी में मैटरनिटी एक्ट जैसा एक्ट आएगा, या ईएसआईसी भी सोशल सिक्योरिटी से डील करता है तो वो एक्ट आ जाएगा। चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट में आते हैं लेबर यूनियन से संबंधित एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह। तो इस तरह से सभी श्रम कानूनों को ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। और ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, इसके अंदर पर्टिकुलरली 9 कानून आए। तो जो 9 कानून सोशल सिक्योरिटी से संबंधित है, उनके नाम इस तरह है: एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, एम्प्लॉयज एक्सचेंजेस एक्ट, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, the Cine Workers Welfare Fund Act, the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act, or the Organized Workers Social Security Act, or the Unorganized Workers Social Security Act। तो ये 9 अधिनियम सोशल सिक्योरिटी कोड के अंतर्गत लाए गए हैं। और सोशल सिक्योरिटी कोड में ये कहा गया है कि ये 9 के 9 एक्ट रिपील कर दिए जाएंगे। तो रिपील करने से एक बड़ा झटका लगता है, किसी को लगता है कि क्या इतने सारे जो बेनिफिट्स वर्कर्स के लिए है, तो क्या वो सभी खत्म कर दिए जाएंगे? तो वैसा नहीं है। इन सभी एक्ट्स में जो जो प्रोविजन की गई थी वर्कर्स के लिए, वो प्रोविजंस को मेंटेन किया है। अगर वो डुप्लीकेट है तो उनको रिमूव कर दिया गया है। उनका कुछ पार्ट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको सबके साथ मिला लिया गया है। इस तरह से इसको रिपीटेशन और रिडंडेंसी थी, उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है। इन कानूनों के अंतर्गत जो भी हित लाभ या जो भी इंटरेस्ट वर्कर्स के प्रोटेक्ट होने थे, वो इस एक्ट में भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। जो इंटरेस्ट वर्कर्स के ये 9 कानूनों की वजह से प्रोटेक्ट हो रहे थे, वो सोशल सिक्योरिटी ड्राफ्ट भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब ये 9 के 9 एक्ट्स एक साथ मर्ज करने हैं, तो उनमें कौन सा रिडंडेंट है, किसका काम बचा है, किसकी प्रोविजंस पुरानी हो चुकी है, किस एक्ट की आवश्यकता अब फिलहाल नहीं है, या कोई छूटा हुआ एलिमेंट इसमें है जिसको अब इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है, ये सब चीज़ें स्टडी करके ये सोशल सिक्योरिटी कोड बनाया गया था। इसको पार्लियामेंट में नवंबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें काफ़ी सारी चर्चा होने के बाद इसे दिसंबर 2019 में एक स्टैंडिंग कमेटी को सौंप दिया गया, ये स्टडी करने के लिए इस
इसका डिटेल में अभ्यास कीजिए और इसमें जो भी छूटा हुआ है या इसमें कुछ अगर अमेंडमेंट आवश्यक है तो वो सब चीज़ें ध्यान में ला के दीजिए। तो वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को 3 महीने की मोहलत दी गई थी। कोविड-19 की वजह से वो काम 3 महीने में नहीं हो पाया, तो वो समय सीमा बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई और 31 जुलाई को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में सौंप दी। तो ये जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन कमेटी ने दिया है, बहुत सारे लोगों से चर्चा की है, काफ़ी सारे लोगों से रिप्रेजेंटेशन पाए हैं और कमेटी ने ये भी कहा है कि कमेटी बहुत जगह पे विजिट नहीं कर पाई या 1-to-1 मीटिंग नहीं कर पाई और जिस किसी को इन एक्ट्स में चेंजेस लाने की वजह से फ़र्क पड़ने वाला है उन सभी से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पाए। मिनिस्ट्री से भी उन्होंने रिप्लाई मंगवाए, क्लैरिटी मंगवाई और ये सब डिस्कशन करने के बाद अपने रिकमेंडेशन और ऑब्जर्वेशंस इस रिपोर्ट में कमेटी ने लिखे हैं। तो वो डिटेल्स में वो जो रिकमेंडेशंस है कमेटी के वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको ब्रीफ अगर बताना चाहूँ तो इसको सम अप करते हैं इन 4-5 कैटेगरी में कि पहला तो ये कि कमेटी कई जगह पे ये बोल रही है कि कुछ फैसिलिटीज अस्तित्व में नहीं है, उनको अस्तित्व में लाने के लिए टाइम फ्रेम दिया जाए, उनको बोल दिया जाए कि इस तारीख तक ये हो जाना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सेट करनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, जो कोऑपरेटिव्स बनानी है या जो कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज बननी है ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, तो वो सब बनाने के लिए डेडलाइन सेट कर दी जाए ताकि सोशल सिक्योरिटी मिलने में किसी को दिक्कत ना हो, डिले ना हो और बाद में ये ना हो जाए कि एक्ट में तो पास होके एक्ट लागू हो गया लेकिन उसमें जो सुविधा देने के लिए प्रोविजन करके रखी है वो प्रोविजन अस्तित्व में आई ही नहीं। तो इसके लिए बोलता है कि कमिटमेंट चाहिए ये जो एक्ट बन रहा है उसमें। दूसरा, ये कमेटी कहती है कि सिने वर्कर्स या वुमेन एम्प्लॉयज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये तो पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स है, लेकिन जैसे जैसे टाइप ऑफ बिजनेसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज जुड़ते जाते हैं एम्प्लॉयमेंट से, नए नए सेक्टर्स पैदा होते हैं जैसे आईटी इनेबल्ड सेक्टर, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज, इस तरह के सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी में जुड़े हैं, वहाँ पे भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनके बेनिफिट के लिए उन लोगों में से कोई रिप्रेजेंटेटिव कंपल्सरीली गवर्निंग बॉडीज पे होने चाहिए। जो भी सोशल सिक्योरिटी कोड रहेगा उसकी गवर्नमेंट बॉडीज रहेगी उन पे रिप्रेजेंटेशन वाइडर सेक्शन को होना चाहिए, सभी तबके के लोग उसमें आना जरूरी है। उसमें पर्टिकुलरली कमेटी ने 2-3 जगह पे पॉइंट आउट किया है कि वुमेन एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलना चाहिए या एम्प्लॉयज के वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर के वुमेन रिप्रेजेंटेटिव और SC/ST के जो मजदूर है उनको भी कोई रिप्रेजेंटेशन आरक्षित रखना चाहिए, ऐसा इस कमेटी का कहना आया है। दूसरा, सेक्टर स्पेसिफिक नीड्स, जैसे मैंने कहा कि मैटरनिटी से रिलेटेड इशू है, स्पेसिफिक इशू है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इशू स्पेसिफिक इशू है, तो ऐसा ना हो जाए कि सबको एक ही माला में अगर पिरोना चाहो तो कुछ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो। कमेटी ने ये पॉइंट आउट किया है कि सभी क्षेत्रों के लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए और सभी क्षेत्र के लोगों को हित लाभ मिलने की भी क्षमता इस ड्राफ्ट कोड में होनी चाहिए। और कुछ जगह पे इन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे ये लोगों का हित लाभ छूट रहा है या इस टाइप के वर्कर्स को बेनिफिट देने का कोई जिक्र नहीं आ रहा। तीसरा, कुछ डेफिनेशंस में कमियां बताई गई है कमेटी ने कि ये अगर डेफिनेशन में लैक्यूना छोड़ देता है ये कोड तो आगे चल के इसमें लिटिगेशंस क्रिएट हो सकते हैं और ये कोड इसलिए फुल प्रूफ नहीं है, इसे फुल प्रूफ किया जाए, इस हिसाब से कुछ क्लैरिटी के बारे में कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं। बाद में कमेटी कहती है कि प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन होना आवश्यक है। सोशल सिक्योरिटी कोड ड्राफ्ट में बहुत सारी प्रोविजंस है जैसे एम्प्लॉयर्स की लिस्ट बनना, एम्प्लॉयज की लिस्ट बनना, अलग अलग हित लाभ देने के लिए अलग अलग बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होना, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पे अलग अलग गवर्निंग बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट होना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एम्प्लॉय जो है उनका रजिस्ट्रेशन, तो ये सब जो प्रोसेसेस है उनमें सिंप्लीफिकेशन लाने के लिए कमेटी कहती है, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि कोई कम पढ़ा लिखा आदमी हो और उसके लिए प्रोसीजर इतनी कम्बरसम बन जाए या कॉम्प्लिकेटेड बन जाए कि वो हित लाभ ले ना पाए, या कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉयर हो जिसे इतना स्किल नहीं है कि वो कैसे रजिस्टर करना है, वैकेंसीज रिपोर्ट कैसे करनी है। तो इतना कॉम्प्लिकेट मत बना दीजिए इस एक्ट को या इस कोड को कि कंप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए हैं। बाद में कमेटी कहती है कि जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म पर्टिकुलरली ESIC और प्रोविडेंट फंड के है या बाकी भी जो प्रोविजंस है इस कोड के तहत मिलने वाली, वो डाइल्यूट ना हो। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ये कमेटी ने रिकमेंड किया है। और कमेटी वहाँ पे कहती है कि अगर
एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को लूज कर दिया गया तो इससे वर्कर के हितों का हनन होगा। इस कोड का उद्देश्य वर्कर के हितों को प्रोटेक्ट करना है और जो लीगल प्रोविजन है उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसकी वजह से प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्ट्रांग होना, ये दोनों ही पॉइंट कमेटी ने अपने रिपोर्ट में हाईलाइट किए हुए हैं। और बाद में जैसे बनाया अनएम्बिग्यूटी, कुछ चीज़ें सोशल सिक्योरिटी कोड में क्लियर नहीं है, कुछ डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कुछ स्कीम्स, कुछ जगह पे कवरेज किसका होगा, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये सब डिफाइन करना छूट गया है या डिफाइन किया हुआ है लेकिन वो किसी दूसरे सेक्शन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इस तरह की गलतियां या इस तरह की कमियां कमेटी ने पॉइंट आउट की है और मिनिस्ट्री को एडवाइस किया है या रेकमेंड किया है कि ये कमियां एलिमिनेट की जाए। इस तरह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कमेटी का। हम ज़्यादा डिटेल उसको चैप्टर बाय चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।